प्लूटो के पिछले एपिसोड में हमने देखा हम मिलते हैं हमारे नए कैरेक्टर उरान से, जो कि लोगों की सैडनेस वाली फीलिंग को समझ सकती है। इवन वो रोबोट्स के सैडनेस वाली फीलिंग्स को भी समझ सकती है। हम मिलते हैं एक और नए कैरेक्टर्स अबुला से, जो कि काफी मिस्टीरियस था क्योंकि एटम का इतना एडवांस्ड एआई भी पकड़ नहीं पाता था कि वो बंदा इंसान है या रोबोट। हमें आगे पता चलता है कि गजेट की मेमोरीज किसी तरह मिटा दी गई है और इसका रीजन अभी तक हमें नहीं बताया गया। हम एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम एडोल्फ होता है, जो कि रोबोट से नफरत करता है और उसका रीजन हमें इसके पास्ट में भी दिखाया जाता है और हमें स्टोरी में ही पता चलता है कि एडोल्फ के भाई को गजेट ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। अब ये किस तरह हुआ, ये सच है भी या नहीं, ये हमें नहीं बताया गया और इसीलिए अब एडोल्फ गजेट के पीछे पड़ा है। हम मिलते हैं एक और नए रोबोट से जिसका नाम है एप्सिलॉन, जो कि वॉर में हुए अनाथ बच्चों का ख्याल रखता है और उसमें हम एक स्पेशल बच्चे से मिलते हैं जो कि अब तक सिर्फ बोरा नाम का शब्द ही दोहराता है। एंड फाइनली एट लास्ट हमें पता चलता है कि प्लूटो, जो कि किलर रोबोट है, उसका क्रिएटर अबुला है और अब प्लूटो का अगला शिकार एटम है। और अब आगे आज के इस वीडियो में हम प्लूटो एनिमे के एपिसोड 4 की पूरी कहानी को जानेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि प्रोफेसर रेस्ट ले रहा है गार्डन में और उसके देखभाल करने के लिए एक रोबोट है। प्रोफेसर उस रोबोट से अच्छे से बात भी करते हैं और यहीं पर प्रोफेसर को उसी पार्क में एक टूटा हुआ रोबोट डॉग मिलता है। अब क्योंकि एक रोबोट उनकी देखभाल के लिए रखा गया था, तो वो सोचता है कि ये रोबोट डॉग एक बॉम्ब हो सकता है जो कि प्रोफेसर को मारने के लिए भी रखा जा सकता है, लेकिन वो उसे चेक करता है और उसमें कोई बॉम्ब्स रहते नहीं है। तो प्रोफेसर उसे घर लेके जाते हैं और उसे फिक्स करना चालू करते हैं। यहीं पर उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कॉल आता है और उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि वॉर रोबोट्स के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दे, लेकिन प्रोफेसर सख्त मना कर देते हैं क्योंकि वो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे। यहाँ पर उसे उसका ग्रैंडसन भी कॉल करता है जिसका नाम ताकेशी था, जिसके पास एक प्रोटेक्टिव रोबोट डॉग था और उसका नाम बॉबी था। ताकेशी से बात करने के बाद प्रोफेसर को पता चलता है कि वो जो रोबोट डॉग जो टूट गया था वो काफी पुराना है और आजकल उसके पार्ट्स तो मिलते भी नहीं है। प्रोफेसर पूरी रात बैठ के उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाते एंड वो रोबोट डॉग डीएक्टिवेट हो जाता है। यहीं पर प्रोफेसर को उस गार्ड रोबोट का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए कोई आदमी आया है। हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने आप को उस रोबोट डॉग का ओनर कहता है और प्रोफेसर उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे डॉग को ठीक नहीं कर पाया। यहाँ पर वो बंदा अजीब तरीके से बात करना चालू करता है। वो कहता है कि जब तुम इसे ठीक नहीं कर पाए क्या तुम्हें बुरा लगा, और उस बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन के कारण पर्शिया में जितने कत्ल हुए क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है। यहीं पर प्रोफेसर पूछता है कि तुम आखिर कौन हो, और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुम मुझे गोजी बुला सकते हो। अगर तुम लोग को याद होगा तो एपिसोड 2 में ही प्रोफेसर ने गोजी नाम के एक साइंटिस्ट को मेंशन किया था, जो कि पर्शिया का एक लौता जीनियस साइंटिस्ट था जो कि खतरनाक वॉर रोबोट्स बनाने की क्षमता रखता था। एंड मिस्टीरियसली ये बंदा भी एक रोबोट ही था। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर को गार्ड करने के लिए जो रोबोट रखा गया था वो बुरी तरह से टूट के मर चुका है। जो प्रोफेसर से बात कर रहा था वो बस एक इल्यूजन था जो कि गोजी ने क्रिएट किया। प्रोफेसर यहाँ कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे एटम को यहाँ पर बुलाने के लिए उकसा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर गोजी कहता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर तुम इकलौते नहीं हो जिसकी जान खतरे में है, तुम्हारे पोते के पास भी मेरा टॉर्नेडो जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्लूटो ताकेशी के घर के पास पहुंच चुका है और अब यहाँ पर दोनों की जान खतरे में है। प्रोफेसर यहाँ कहता है कि कोई भी रोबोट ह्यूमन को नहीं मार सकता, उनके एआई सिस्टम में ऐसा ही बिल्ट इन लिखा जाता है। लेकिन गोजी कहता है चलो आजमा के देखते हैं। यहाँ प्रोफेसर गोजी को पूछते हैं कि तुम्हारा एंड गोल आखिर है क्या। एंड यहाँ गोजी कहता है तुम लोगों ने बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन को अंजाम दिया, लेकिन तुम्हें कोई भी वॉर रोबोट्स नहीं मिले, राइट। लेकिन फिर भी तुमने जबरदस्ती की और सेंट्रल एशियन वॉर शुरू हो गया और पर्शिया तबाह हो गया। यहाँ प्रोफेसर पूछते हैं यही है तुम्हारा गोल कि बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको चुन चुन कर मार देना। और यहीं पर ताकेशी का भी कॉल आता है जहां ताकेशी कहता है कि एक टॉर्नेडो कितनी देर तक एक जगह पर घूम सकता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुम्हें दूर से दिख रहा है कि टॉर्नेडो एक ही जगह पर घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट तुम्हारी तरफ आ रहा है। यहीं गोजी प्रोफेसर को उकसाता भी है, चलो देखते हैं कि तुम एटम को पहले बुलाते हो या फिर मैं तुम्हें पहले मारता हूँ। लेकिन यहीं पर आ जाती है पुलिस। यहाँ पर प्रोफेसर बस गोजी का वक्त जाया कर रहा था क्योंकि पुलिस को पहले से ही पता चल गया था कि जो गार्ड रोबोट प्रोफेसर को असाइन किया गया था उसके सिग्नल्स कट हो चुके हैं। लेकिन सडनली यहाँ पर एटम भी आ जाता है। दरअसल एटम को पुलिस ने नहीं बुलाया था, एटम को सिग्नल दिया था ताकेशी के डॉग बॉबी ने। इन दोनों को देखते ही गोजी भाग जाता है एंड उसके पीछे पुलिस चली जाती है। आगे जाके पुलिस को गोजी मिलता भी है, लेकिन बस उसकी रोबोट की बॉडी, और उसी के साइड में बहुत सारे कॉकरोच वाले रोबोट्स थे जो कि उसके सीपीयू को लेके चले गए थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि ताकेशी के पास उड़ान गई है और यहाँ पर टॉर्नेडो ताकेशी के घर के पास आ चला है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जब पर्शिया के ऊपर सेंट्रल एशियन वॉर हो चुकी थी और हम देखते हैं अबुला का पूरा शहर तबाह हो गया और वो देखता है कि उसके बीवी और बच्चे दोनों ही मारे गए हैं। उसकी बीवी एक ह्यूमन थी और उसके बच्चे रोबोट्स।
यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है, जहां अबुल्ला अपने असिस्टेंट से पूछता है कि प्लूटो कहाँ है, और वो बंदा जो कि कॉकरोच रोबोट्स को कंट्रोल करता है वो कहता है कि प्लूटो का सिग्नल लॉस्ट हो चुका है, हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे। लेकिन यहीं पर अबुल्ला खुश होता है क्योंकि उसके हिसाब से अब प्लूटो का शरीर पूरी तरह से रोबोट के हेट्रेड से भर चुका है और अब वो किसी भी बंदे को नहीं छोड़ेगा। यहीं पर ताकेशी अपनी माँ को लेकर बेसमेंट में जाने की कोशिश करता है और उरान उनके घर के छत पे आ जाती है। यहाँ बॉबी भी उरान के पास आ जाता है और वो उरान को ना देख के उसके आगे की तरफ देख के गुर्राने लगता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर और पुलिस दोनों ही ताकेशी के घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सडनली प्रोफेसर कहते हैं कि यूरोपोल को कॉल लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। यहाँ वो कहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए मुझे गोजी का सच पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। प्रोफेसर को पुलिस ऑफिसर से ही पता चलता है कि गजेट भी इसी केस के ऊपर काम कर रहा है और प्रोफेसर चाहता है कि वो उससे जल्द कनेक्ट करे। यहीं पर सीन फिर से उरान की तरफ आता है, जहाँ पर एटम भी वहाँ पर पहुंच चुका था और टोर्नेडो कुछ ज्यादा ही इंटेंसिफाई हो जाता है और एटम को बहुत सारी मेमोरीज फ्लैश होने लगती है, जिसमें गजेट की आधी अधूरी नाइटमेयर मेमोरीज और वो प्लूटो के फ्लावर पेंटिंग की मेमोरीज दोनों ही एक साथ फ्लैश होने लगती हैं। उरान यहाँ पर एटम को कहती है कि यहाँ पर मत आओ, तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन एटम यहाँ पर सुनता नहीं। वो अपनी बहन को बचाने के लिए प्लूटो से सीधा लड़ पड़ता है और हम देखते हैं ये। इसी के साथ एटम लड़ता भी है और फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती है और जब उड़ान उठती है तो उसे दिखता है कि एटम मर चुका है। इसी के जस्ट बाद गजेट डरते हुए उठता है और उसे एक और नाइटमेयर आया था, पर अब बहुत ही अलग वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडोल्फ गजेट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं मार सकता क्योंकि वो थोड़ा बहुत डर रहा था। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है उसी रोबोट हेटिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के ऊपर और वो अपने चेले को कहता है कि एडोल्फ को मार गिराओ। यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है गजेट की तरफ, जो कि हॉफमैन से बात कर रहा था अपने अलग वाले नाइटमेयर के बारे में। लेकिन यहाँ पर हॉफमैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक रोबोट को अलग अलग तरह के नाइटमेयर्स कैसे आ सकते हैं और वो कहता है कि हो सकता है कि गजेट को वायरस हुआ हो। यहाँ गजेट हॉफमैन से कहता है मुझे कोई बंदा फॉलो कर रहा है, मेरे कार्स को ट्रैक करता है, मेरे घर के ऊपर से मुझे देखता है। मतलब उसे एडोल्फ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन यहाँ पर हॉफमैन कहता है कि गजेट डिटेक्टिव रोबोट है और आज नहीं तो कल कभी भी डिटेक्टिव्स को अपने लिए एनिमीज क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एडोल्फ अपनी कार में सोच रहा था गजेट उसके अगले दिन जापान की ट्रिप को निकलने वाला है और उसे जैसे जैसे गजेट को कल तक खत्म करना पड़ेगा। यहाँ वो अपनी कार किसी स्टेडियम के पास रोकता है और बाहर जाकर रिलैक्स करता है, लेकिन इसी बीच कार में ब्लास्ट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है ये ब्लास्ट उसी बुढ़े ने करवाया होगा जो कि एडोल्फ को मुड़ना चाहता है। अगले दिन गजेट एयरपोर्ट में था, जापान की ट्रिप के लिए निकल रहा था, लेकिन सडनली उसे वर्क से कॉल आता है। यहाँ कॉल में उसे एडोल्फ की कार के ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा वो नहीं था। यहाँ पर सडनली न्यूज फ्लैश होती है और गजेट की वाइफ देखती है और उसे गजेट को भी दिखाती है, जिसमें न्यूज में ये लिखा था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट एटम मारा गया। और ये देखते ही गजेट का दिमाग ट्रॉमाटाइज हो जाता है। उसका दिमाग में इतना ज्यादा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है कि उसे फिर से फ्लैशबैक्स आने चालू होते हैं और तब उसे पता चलता है कि जो नाइटमेयर था वो कोई नाइटमेयर नहीं था, वो एटम की सिग्नल थी उसकी मौत से पहले। लेकिन गजेट ने उसे डस्टबिन में डाल दिया था, मतलब रोबोट्स के एआई सिस्टम के डस्टबिन में। अब वो उसे रिट्रीव करके देखता है और यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मैसेज मिलता है एटम से। एटम कहता है कि गजेट और प्लूटो सेम है। Listen to me. You and Pluto are both the same. और यहीं पर इसी मैसेज के बाद गजेट का एआई सिस्टम इतनी सारी मेमोरीज को लाता है और उसके आंखों के सामने फ्लक्चुएट करने लगता है और उस मेमोरीज या फ्लैशबैक को हमें थोड़ा बहुत क्लियरली दिखाया जाता है कि एक कार एक्सीडेंट के कारण एक साइंटिस्ट के बेटे की डेथ हो जाती है और वो उस बेटे की हूबहू रेप्लिकेशन बनाता है एटम। यहाँ पर वो उस रोबोट को टेस्ट कर रहा था और धीरे धीरे चल भी रहा था वो रोबोट। और यहीं पर हमें एग्जैक्टली इसके पैरेलल में गजेट का भी एक मेमोरी दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ बोल रही है कि देखो वो चलना चालू कर चुका है। और यहीं पर मेमोरीज में एग्जैक्टली पैरेलल में दो रोबोट्स को दिखाया गया है कि एटम बिखर जा रहा है, लेकिन उसके बिखरने के साथ साथ एक और रोबोट बिखर जा रहा है जिसकी गजेट की वाइफ ने बात की है। हमें सेंट्रलेशन वॉर का भी वो वाला कटसीन दिखाया जाता है। एंड इवन एक और अजीब सी मेमोरी हमें दिखाई जाती है कि गजेट वो फ्लावर पेंटिंग वाली वॉल को तोड़ रहा है और यहीं पर गजेट का न्यूरल ओवरलोड हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके जस्ट बाद हॉफमैन गजेट का टेस्ट लेता है, लेकिन न्यूरल ओवरलोड के बाद भी गजेट का सिस्टम एकदम सही काम कर रहा था। गजेट जल्दी उठता है और काम पे चले जाता है। वही जो कार ब्लास्ट के बारे में बात हुई थी। यहाँ पर इवन हेलेना भी गजेट को माफ कर देती है, क्योंकि एटम के डेथ के ट्रॉमा से बचने के लिए हो सकता है गजेट का काम है उसकी हेल्प करे। यहाँ हम देखते हैं कि एडोल्फ को कस्टडी में रखा गया और उसे क्वेश्चनिंग किया जा रहा है
कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो आपसे नफरत करता है, लेकिन एडोल्फ अब तक ये नहीं जानता है कि उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस वाले एडोल्फ के ऊपर एक चेक रखते हैं, क्योंकि एडोल्फ का भाई बहुत बड़ा हरामी था, तो हो सकता है इवन एडोल्फ भी उसी तरह का बंदा हो उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पर एडोल्फ अपने ऑफिस आता है और उससे पहले तो अपने वाइफ का वीडियो कॉल मिलता है और उसके बाद उस बुढ़े का भी वीडियो कॉल मिलता है, या फिर कह सकते हैं वीडियो मैसेज, जिसमें वो उसे साफ साफ वार्निंग देता है कि तू मरने वाला है। यही सुनने के बाद एडोल्फ सडनली अपने ऑफिस से भागने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे गजिट मिल जाता है, जहाँ वो कहता है कि मेरा नाम गजिट है और मुझे आपकी सेफ्टी का इंचार्ज बनाया गया है। तो इसी के साथ गजिट उसके साथ रहने लगता है उसके घर पे। सुबह वो वर्क पे भी निकलते हैं, लेकिन एडोल्फ यहाँ पर गजिट से नफरत कर रहा था और ये बात गजिट समझ भी जाता है और उससे एक पल के लिए माफी मांग लेता है। वो दोनों एडोल्फ के ऑफिस चलते हैं और गजिट थोड़ा बहुत ऑफिस में बॉम्ब्स के बारे में चेक करता है, लेकिन उसका ऑफिस पूरी तरह से सेफ था। यहाँ पर एडोल्फ काम करते करते गजिट को सीधा जाके क्वेश्चन कर देता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरा बॉडीगार्ड क्यों बने हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा और तुम शायद ये सस्पेक्ट कर रहे हो कि मेरे भाई की तरह मैं भी कुछ गंदे काम करता हूँ। जाहिर सी बात है एडोल्फ का शक सही था, तो इवन खुद गजिट एडोल्फ की परमिशन के साथ उसका लैपटॉप चेक करने का लगता है और उसे पता चलता है कि एडोल्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। लेकिन यहाँ पर गजिट को यह भी पता चलता है कि एक टाइम पर एडोल्फ ने पर्शिया को रीबिल्ड करने के लिए भी गुड्स एक्सपोर्टिंग में काम लिया था। तभी वहाँ पर न्यूज चलती है और हमें पता चलता है एक और डॉक्टर मर गया है जिसका नाम था डॉक्टर न्यूटन हार्वर्ड, और वो बंदा एप्सिलॉन का क्रिएटर था, प्लस उसने फोटोन एनर्जी को भी डिस्कवर किया था। यहाँ एडोल्फ गजिट से छुटकारा पाने के लिए उसे कहते हैं कि तुम अपने दोस्त के घर जाते क्यों नहीं, उसका क्रिएटर अभी अभी मरा है। लेकिन यहाँ पर गजिट मना करता है, उसकी ड्यूटी यहाँ पर थी, प्लस आजकल ऐसे प्लूटो को कॉपी करने वाले बहुत सारे मर्डरर्स घूम रहे हैं, हो सकता है ये बस एक कॉपी कैट हो। लेकिन यहाँ पर एडोल्फ कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जहाँ एडोल्फ अपने लैपटॉप से दिखाता है पर्शिया में स्थित काराटापा प्रिजन को, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक प्रिजन्स में से एक है, जिसके अंदर सिर्फ वॉर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। यहाँ एडोल्फ कहता है कि उन्होंने वॉर के बाद उस प्रिजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई किया था और उन्हें वहां से कंप्लेंट आई थी कि कोई उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर छेड़छाड़ कर रहा है और सीसीटीवी कैमरा को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो बस एडोल्फ की टीम उस समय वहां पर गई और उन लोगों ने उन सीसीटीवी कैमरा के हार्ड ड्राइव्स का एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन एडोल्फ के लैपटॉप में अभी भी वो सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई थे और उनमें से एक रिकॉर्डिंग वो गजिट को दिखाता है। वो इमेज को और साउंड को और ज्यादा क्लियर भी करता है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही बूढ़ा आदमी अपने डरावने चेहरे के साथ बोलता हुआ दिखता है, लांका, तजाकी एंड न्यूटन हार्वर्ड। और ताजुब की बात यह है कि ये तीनों ही मारे जा चुके हैं। यहाँ गजिट एडोल्फ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि ये चीजें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई। लेकिन एडोल्फ के हिसाब से ये बस एक अनसिंक्रोनाइज्ड इमेज थी जो कि एक वेस्ट मटेरियल थी। लेकिन यहाँ गजिट कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है ये बंदा कौन है? ये बंदा है फॉर्मर डिक्टेटर ऑफ पर्शिया, डारियस द 14th, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर और वॉर क्रिमिनल है। इसी के साथ उसी वाली इमेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के बाद हमें दो और नाम मिलते हैं, वो था उचानोमिज़ू और हॉफमैन, मतलब प्रोफेसर उचानोमिज़ू और प्रोफेसर हॉफमैन दोनों की जान अब खतरे में है। यहीं पर सडनली सीन शिफ्ट होता है और प्रोफेसर हॉफमैन अपना दरवाजा खोलते हैं क्योंकि कोई खटखटा रहा था और हम देखते हैं एप्सिलॉन जो कि हॉफमैन को सडनली पकड़ता है और वहां से निकल लेता है। जैसे ही वो दोनों निकलते हैं हवे में हॉफमैन देखता है उसके घर में एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, मतलब यहाँ पर हॉफमैन की जान जाते जाते बची है। यहाँ हम देखते हैं एप्सिलॉन बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसका क्रिएटर अभी अभी मरा है। यहाँ पर हम देखते हैं गजिट जो कि हॉफमैन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। एंड इवन गजिट को भी ये लगता है कि अब क्योंकि एडोल्फ के पास इतना बड़ा प्रूफ है तो हो सकता है कोई और उसे मारने की कोशिश करे। लेकिन सडनली एडोल्फ की खिड़की से एक छोटा सा बॉम्ब उसके पास आता है, लेकिन गजिट उसे वक्त रहते ही पकड़ लेता है और एडोल्फ को बचा लेता है। वो बॉम्ब दरअसल इतना खतरनाक था कि वो किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंड्स में वेपोराइज कर सकता है। यहाँ पर एडोल्फ अपना फाइनल कॉन्फेशन देता है कि मैं उन ग्रुप्स में से हूँ जो कि रोबोट से नफरत करते हैं और वो सडनली मुझे मारना चाहते हैं। मैं तुम्हें सारी चीजें बाद में बताऊंगा लेकिन प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को बचा लो। यहाँ गजिट मान जाता है और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है उसी बुढ़े के ऊपर जहाँ उसे पता चलता है कि अब गजिट के साथ एडोल्फ मिल चुका है और उसे वो सारी बात बताने वाला है। तो वो अपने असैसिन को हायर करता है और उसे वही वेपन देता है जो कि एडोल्फ ने खरीदा था गजिट को मारने के लिए और कहता है दोनों को उड़ा दो क्योंकि वो नहीं चाहता वो पकड़ा जाए। यहाँ गजिट एडोल्फ को एक सीक्रेट फार्म हाउस पे लेके जा रहा था एंड इवन वो इंश्योर करता है कि एडोल्फ की फैमिली भी वहाँ पर चले जाए। यहाँ हम देखते हैं एप्सिलॉन और हरक्यूलिस दोनों ही हॉफमैन के पास है, मतलब एप्सिलॉन हरक्यूलिस के पास लेके आया था हॉफमैन को क्योंकि हरक्यूलिस एक फाइटिंग रोबोट है तो हो सकता है वो उसके काम आए। यहाँ एप्सिलॉन हॉफमैन को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछता है कि 7 साल पहले हॉफमैन दो बड़े साइंटिस्ट से मिला था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, और उनमें से एक बंदा था न्यूटन हार्वर्ड जो कि एप्सिलॉन का क्रिएटर है एंड दूसरा बंदा था डॉक्टर तेनमा जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एआई न्यूरल सिस्टम को बनाने का मास्टर था। यहाँ हॉफमैन कहता है कि हम तीनों मिले ताकि एक बेहतरीन रोबोट को बनाया जा सके जो कि परफेक्ट रोबोट कहलाया जाएगा और वो पूरी दुनिया को वॉर्स से बचाएगा और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखेगा। यहाँ तीनों ही बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे, हॉफमैन जो कि जेरोनियम का फाउंडर था, तेनमा जो कि एआई का मास्टर था और न्यूटन हार्वर्ड जो कि फोटोन एनर्जी का
फाउंडर था। लेकिन यहाँ पर तेनमा प्रोफेसर हॉफमैन और न्यूटन हावर्ड दोनों की रिसर्च पढ़ने के बाद इस प्रोजेक्ट को रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि अगर एक परफेक्ट रोबोट बनाना है तो वो हेट्रेड और सफरिंग को भी टू द मैक्स एक्सपीरियंस कर पाएगा और ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। यहाँ पर हॉफमैन कहता है कि डॉक्टर तेनमा ने कुछ ही मिनटों में हॉफमैन और न्यूटन हावर्ड दोनों की रिसर्च पढ़ ली, लेकिन अपनी रिसर्च कभी शेयर नहीं की। और उसे हॉफमैन एक जीनियस कहता है, क्योंकि दोनों की डिस्कवरी को अगर समझना है तो फिर डेकेड्स का साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, और तेनमा ने उसे कुछ ही मिनटों में पढ़ लिया और समझ भी लिया। यहाँ तेनमा इवन वार्न भी करता है इन दोनों को कि मेरे जाने के बाद ह्यूमन लाइक रोबोट्स बनाना बंद कर दो, वरना दुनिया खतरे में आ जाएगी। यहाँ हम एक और टाइम की कहानी देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उचानो मिजू ने भी एक बार तेनमा से बात की थी, क्योंकि वो पूरी रोबोट इंडस्ट्री छोड़ के चला जा रहा था। यहाँ तेनमा कहता है कि रोबोट्स का ब्रेन सिर्फ हेट्रेड या सफरिंग टाइप की फीलिंग से ही बेहतर बन सकता है और उसका कोई इलाज नहीं है, और किसी रास्ते से भी रोबोट्स के ब्रेन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। जिसपे उचानो मिजू इस पे बिल्कुल भी राजी नहीं होता। एनीवन तेनमा कहता है कि एटॉम एक फेलियर था, मतलब तेनमा के हिसाब से दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट जो उसने बनाया टिल डेट वो एक फेलियर है, और इसके बाद तेनमा कभी दिखा ही नहीं। यहाँ पर ये तीनों ही ये सोचते हैं कि हो सकता है कि तेनमा ने अपना परफेक्ट रोबोट बना दिया और इसी की वजह से उसने उन सबको वार्न किया कि ह्यूमन लाइक रोबोट्स को ना बनाए। हो सकता है उसने कुछ ऐसी खतरनाक चीज को जन्म दी हो जो कि एक इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ गजेट को फिर से कंफर्मेशन मिलती है कि हॉफमैन जिंदा है, एंड इवन गजेट के सीनियर से भी उसे कॉल आता है, और जो वीडियो एडोल्फ से उसने यूरोपोल को भेजी थी वो कंफर्मेशन के साथ आती है। जितने भी लोगों का नाम उस बंदे ने लिया वो सारे ही बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन से जुड़े हुए हैं, एंड उनमें से 3 लोग वैसे भी मर चुके हैं और तीनों का ही पैटर्न वही है, सिर के ऊपर हाउंड्स। ये सब चीजें इन्होंने पैटर्न वाइज तो नोटिस कर ली, पर इसे लीगली प्रूफ नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत ज्यादा वेरिफिकेशंस करने पड़ेंगे एट ऑफिशियल लेवल। लेकिन यहाँ पर हमें उस सीनियर से एक अजीब चीज सुनने को मिलती है कि जो बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन था वो कभी खाली हाथ वापस ही नहीं आया था। मतलब जो अब तक हम सोच रहे थे कि वो लोग फैक्ट फाइंडिंग मिशन में उनको कुछ मिला नहीं, दरअसल उनको एक चीज मिली थी, वो थी टेनमा चिप, एक ऐसी चिप जो कि एक परफेक्ट रोबोट को बनाने में काम आ सकती है, और ये पर्शिया में थी। एंड इवन वो बंदा एडोल्फ को भी वार्निंग देता है कि जैसे तुमने मेंशन किया कि तुम्हारे वो रोबोट हेटर्स ग्रुप वाले तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो के कारण हो सकता है और वे लोग तुम्हारे पीछे पड़े। यहाँ एडोल्फ को डर के कारण उल्टी आने लगती है और वो पास के बाथरूम में भागकर चला जाता है। यहाँ पर गजेट पूरे बाथरूम को बाहर से स्कैन कर लेता है, लेकिन उसे एक छोटी सी क्लीनिंग रोबोट के अलावा और कुछ दिखती नहीं है। लेकिन यहीं पर जब एडोल्फ अपना काम खत्म करता है उसे बाहर एक नॉक सुनाई देती है। जब वो डोर खोलता है वही छोटा सा क्लीनिंग रोबोट उसे वार्न करता है कि गजेट को मार दो वरना तुम और तुम्हारी फैमिली मारे जाएंगे। उससे डर कर और उसी गुस्से में एडोल्फ उसी की ब्रूमिंग स्टिक लेता है और उसे मार मार के तोड़ने लगता है। यहाँ गजेट उसे देख लेता है और उस छोटे से रोबोट को देखने के बाद गजेट का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से भी कई गुना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और सीधा एडोल्फ को हवा में उठा देता है, जैसे यहीं पर पटक के उसे मार देगा। लेकिन गजेट वापस अपने सेंसेस में आ जाता है और एडोल्फ को नीचे उतार के माफी मांग लेता है। तो अब हमें शायद गजेट के नाइटमेयर के बारे में थोड़ा और जानने को मिला है कि टूटना, बिखरना, बेकार होना और कोई छोटा रोबोट होना, ये चीजें गजेट को ट्रिगर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम आते हैं एडोल्फ की तरफ, जो कि कहता है कि यही फीलिंग तुम्हारे अंदर थी जब तुमने मेरे भाई को मार दिया। और उसके बाद गजेट शॉक हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ उजानो मिजू अभी भी तेनमा से आर्ग्यू कर रहा था कि एटॉम एक बहुत ही परफेक्ट रोबोट है, उसे एटॉम को यूजलेस कहने का कोई हक नहीं है। जिसपे तेनमा कहता है मेरी बात फिर से सुन लो, हेट्रेड एंड सफरिंग ही एक रोबोट को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकती है, वही उसके एआई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। एक ब्रेन जिसके अंदर एरर्स आ सकते हैं बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर की तरह, और उसे ही तेनमा नाम देता है द परफेक्ट रोबोट। एंड इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो हमने प्लूटो की आधी कहानी कवर कर ली है और अब से चीजें खुलना चालू होंगी। मतलब स्टोरी में अब तक जितनी भी मिस्ट्री बिल्ड हुई है अगले एपिसोड से वो धीरे धीरे करके सॉल्व होना चालू होगी और हम धीरे धीरे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या डॉक्टर तेनमा ने सच में एक परफेक्ट रोबोट बना दिया था? क्योंकि पर्शिया में उसका चिप भी मिला है और बनाया भी, तो पर रोबोट क्या कर रहा है? क्या प्लूटो ही वो परफेक्ट रोबोट है जो तेनमा ने बनाया? किसी को नहीं पता। और ये डायरेस द 14th, इसका क्या सीन है ये भी हम प्लूटो के आगे की कहानी में जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।